बॉस, ठंड के मौसम में बंगाल की सियासत में आग लगी हुई है। बंगाल में गजब हो रखा है। ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि एक वक्त पर जय श्री राम के नारे से चिढ़ जाती थी। गाड़ी गुजर रही है, कोई जय श्री राम बोल दे तो गाड़ी रोक के क्या बोला, कौन बोला जय श्री राम जी, ऐसे चिढ़ जाती थी। उनके सामने जय श्री राम के नारे लग जाएं तो गाड़ी रोककर भिड़ जाती थी। वो राम मंदिर को मोदी का गिमिक बताया करती थी। लेकिन बंगाल में नरेंद्र मोदी ने ऐसा खेला किया कि वही ममता बनर्जी मंदिर पर मंदिर बनवाने में जुट गई हैं। जय मां दुर्गे के नारे लगा रही हैं। आप देखिए कि ममता बनर्जी, जिनके ऊपर यह आरोप लगता रहा कि भाई वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए हिंदुओं को साइड करके रखती हैं, उनसे उस तरह से जुड़ नहीं पाती हैं, यह आरोप लगाती है बीजेपी। आज ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स देखिए, मंदिर पे मंदिर बनाने की बात, जय मां दुर्गा के नारे लग रहे हैं। एक बार जरा देखिए, फिर आपको पूरी पॉलिटिक्स समझाता हूं। जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा, सर्वधर्म जिंदाबाद, सर्वधर्म जिंदाबाद। ममता बनर्जी जय मां दुर्गा के नारे लगा रही हैं, लेकिन बंगाल चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी बंगाल की बाबरी मस्जिद से दूर होकर हिंदुत्व के रथ पर सवार कैसे हो गए। पब्लिक सोशल मीडिया पर चर्चा कर रही है कि क्या परिवर्तन दिख रहा है कि बाबरी मस्जिद से दूरी और मंदिर मंदिर की बात, जय मां दुर्गा के नारे। आप देखिए ममता बनर्जी बंगाल में कैसे मंदिर पे मंदिर बनवा रही हैं, हिंदुओं के तीर्थों का विकास कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कोलकाता में दुर्गा आंगन परिसर का शिलान्यास कर दिया। जनवरी के दूसरे हफ्ते में सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर की नींव रखने का ऐलान कर रही हैं। 5 जनवरी को हिंदुओं की तीर्थ गंगा सागर में पुल की नींव रखने वाली हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कर दिया। यानी मंदिरों की बात ममता बनर्जी कर रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि इतने साल से बंगाल में राज में इतने मंदिर बनवाने का यह सुविचार जो है वो उनको अब आ रहा है। ममता बनर्जी बहुत सोच समझकर ऐसी ऐसी जगह मंदिर बनवा रही हैं जिससे वो बीजेपी के हिंदुत्व को काउंटर कर सके। जैसे बंगाल में महाकाल मंदिर की लोकेशन आप देखिए। ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर की नींव रखने की घोषणा कर दी। सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल का प्रवेश द्वार है, जहां पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने टीएमसी का सूपड़ा साफ कर दिया था। उत्तर बंगाल में बीजेपी की पकड़ मजबूत है। इसकी बड़ी वजह वहां का पहाड़ी समुदाय, आदिवासी और गोरखा समुदाय के लोग हैं। भगवान महाकाल पहाड़ी समुदाय, गोरखाओं और उत्तर बंगाल के आदिवासियों को आराध्य हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव से पहले महाकाल मंदिर की नींव रखकर उन्हें साधना चाहती हैं। यानी बीजेपी को जो हिंदू कंसोलिडेट होकर वोट कर रहा बंगाल में, उस हिंदू के जरिए ममता बनर्जी इस बार अपनी कुर्सी बचाना चाहती है। ममता बनर्जी ये सब तब कर रही हैं जब बंगाल में बाबरी का बड़ा शोर है। बंगाल की बाबरी मस्जिद पर नोट बरस रहे हैं। बंगाल का मुसलमान बाबरी के नाम पर एकजुट हो रहा है। ममता बनर्जी को भी उम्मीद नहीं रही होगी कि बाबरी के नाम पर बंगाल में इस तरह से मुसलमान एक्टिव हो जाएंगे, और इससे ममता का बना बनाया वोट बैंक, जिसकी तरफ कोई देख भी नहीं सकता, ऐसा माहौल था, उसमें सेंध लगने के कयास लगने लगेंगे। यह ममता बनर्जी सोच भी नहीं सकती। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी को यह दिखने लगा है कि मुसलमान वोट इस बार हो सकता है एक मुश्त ना पड़े, इसलिए थोड़ा हिंदू को भी सेट करके रखना पड़ेगा। क्या इसीलिए ममता बनर्जी अचानक मंदिर मंदिर कर रही हैं? बंगाल में तो ममता बनर्जी ने सब कुछ सेट करके रखा हुआ था, लेकिन बाबरी वाला मामला ममता के लिए आउट ऑफ सिलेबस हो गया। ममता बनर्जी को अब यह चिंता होने लगी है कि अगर मुसलमान बाबरी के नाम पर बंगाल के ओवैसी के साथ खड़ा हो गया और बंगाल के ओवैसी को हैदराबाद वाले ओवैसी का साथ मिल गया, तो फिर ममता के लिए बंगाल का किला बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मुसलमान अब तक एक तरफा, एक मुश्त भर के ममता बनर्जी को वोट देता था। लेकिन लोग कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं कि ममता बनर्जी आज की डेट में कंफ्यूज दिख रही हैं। वो समझ नहीं पा रही हैं कि कितना हिंदू की तरफ जाऊं, कितना मुसलमान की तरफ जाऊं। वो अपने बिखरते मुस्लिम वोट बैंक को संभालें या हिंदू वोट के पीछे जाएं, ममता बनर्जी कंफ्यूजी आई हुई हैं। और इसी में आप देखिए कि जय श्री राम के नारे को बीजेपी का नारा मानने वाली ममता बनर्जी अब बंगाल में मंदिर और हिंदुओं के लिए बड़े बड़े काम कर रही। जो ममता बनर्जी मुसलमानों को यह भरोसा दे रही थी
कि दीदी के बंगाल में मोदी का वक्फ कानून नहीं आएगा तो नहीं आएगा। उस बंगाल में वक्फ कानून लागू करने का फरमान जारी हो चुका है। बंगाल में जिस 27% मुस्लिम वोट बैंक को ममता बनर्जी अपनी पार्टी का फिक्स्ड वोट बैंक मानती आई, उन्हीं मुसलमानों की बाबरी मस्जिद से ममता बनर्जी ने मुंह फेर लिया। लेकिन कैसे यह सब करके ममता बनर्जी ने खुद ही ब्लंडर कर दिया है, वो आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि बंगाल की पॉलिटिक्स को नरेंद्र मोदी कहां ले जा रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी को हिंदुत्व की पिच पर जाकर हराने की रणनीति राहुल गांधी एक बार कर चुके हैं और उनको भारी पड़ गई थी। गुजरात में साल 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस चुनाव में राहुल गांधी ने गुजरात में मंदिर मंदिर घूम घूम के परिक्रमा की थी, बहुत चक्कर काटे, लेकिन राहुल गांधी के सॉफ्ट हिंदुत्व का कोई फायदा ना हुआ। गुजरात में कांग्रेस फिर सत्ता से बाहर हो गई। अब ममता बनर्जी के लिए कहा जा रहा है कि वो भी वही राह अपना रही हैं, नरेंद्र मोदी को उस पिच पर चैलेंज करने चली हैं जहां पर नरेंद्र मोदी ने 11 साल और इससे पहले गुजरात में अपने आप को स्टैब्लिश किया है कि वो हिंदुत्व की बात करने से पीछे नहीं हटते। इसलिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने भी कह दिया कि अब मंदिर मंदिर करने से कुछ ना होगा, हिंदुओं को जो चोट पहुंची है उसका हिसाब होकर रहेगा। सुनिए नरेंद्र मोदी के सिपह सलार अमित शाह ने बंगाल में रहकर नरेंद्र मोदी का कौन सा मैसेज पहुंचा दिया है। सांप्रदायिक तुष्टीकरण को इस राज्य सरकार ने अपनी नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मरहम लगाने का प्रयास हो रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूं, मगर अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होता है। हृदय पर, बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। अब आपका जाने का समय तय हो गया है। यहां तक इंतहा कर दी। यानी मैसेज क्लियर है, नरेंद्र मोदी बंगाल के लोगों को याद दिला रहे हैं कि भाई ये अब हिंदू की बात हो रही है, इसके पहले हिंदुओं को जख्म मिले। बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस में क्या हुआ था लोग भूल थोड़ी गए होंगे। अमित शाह कह रहे हैं, भाई अमित शाह साहब कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का मंदिर मंदिर बनवाना हिंदुओं के जख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास है। लेकिन बहुत देर हो गई। दरअसल बंगाल में बीजेपी हिंदुओं के साथ भेदभाव के मुद्दे पर ही ममता बनर्जी को घेरती आई। बंगाल में बीजेपी ने इसे ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। ममता बनर्जी पर मुहर्रम की वजह से दुर्गा पूजा विसर्जन पर रोक लगाने के आरोप लग चुके हैं। जय श्री राम के नारे को लगाने वालों को हिरासत में लेने के आरोप लग चुके हैं। महाकुंभ को मृत्यु का कुंभ बताने का बवाल हो चुका है। ममता बनर्जी के इसी तरह के बयानों को लेकर सालों से बीजेपी ने ममता बनर्जी की हिंदू विरोधी छवि बनाकर रखी है। अब अचानक से ममता बनर्जी मंदिर मंदिर बनवाकर उस छवि को तोड़ने का प्रयास कर रही है। ममता के मंदिर बनाने पर बीजेपी ममता बनर्जी को घेर रही है। चर्चा हो रही है कि क्या ममता बनर्जी को समझ में आ गया है कि इस बार बंगाल में हिंदू का वोट कंसोलिडेट हो जाएगा और बीजेपी की तरफ चला जाएगा। बीजेपी के आरोपों का ममता बनर्जी भी जवाब दे रही है। कह रही है कि मुझ पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन मैं किसी का तुष्टीकरण नहीं करती। मैं सच्ची सेक्युलर हूं। आप मुझे ऐसा कोई धर्म नहीं दिखा सकते जिसके कार्यक्रम में मैं ना जाती। ममता बनर्जी ने कहा कि जब वो गुरुद्वारे जाती हैं तो सिर ढकती हैं, तो फिर रोजा के दौरान ऐसा करने पर आपत्ति क्यों होती है। मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होने पर ममता बनर्जी ने कहा कि वो यहां आई हैं इसलिए शॉल ओढ़े हुई हैं, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रमों में हिंदू महिलाएं भी घूंघट या सिर ढकती हैं। यही हमारी संस्कृति है, हर धर्म के अपने नियम होते हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल में बाबरी मस्जिद से मुंह फेरने का जो आरोप उन पर लग रहा है, उसके बीच ये सब किया है। वो बैक टू बैक मंदिर बनवा रही हैं और फिर चाह रही हैं कि लोग उन्हें सच्चा सेक्युलर माने। यही ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स का कंफ्यूजन है। लोग कह रहे हैं कि भाई अगर आपको इतना सबके साथ रहना है तो बाबरी से मुंह क्यों मोड़ रही हैं, उस व्यक्ति को पार्टी से क्यों निकाल रही हैं, उन पर एक्शन क्यों हो रहा है। अगर सेक्युलर है तो बाबरी के साथ भी खड़े होइए। मंदिर मंदिर बनवाने की बात हो रही है तो बाबरी की बात क्यों नहीं कर रही हैं आप कि बाबरी भी बनवाऊंगी। यही ममता बनर्जी का कंफ्यूजन दिखाता है। ममता बनर्जी की दुविधा यह है कि बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर ने खुद को बंगाल के मुसलमानों का नया नेता घोषित कर दिया। एक तरफ बंगाल के मुसलमानों का ध्रुवीकरण बंगाल के ओवैसी की तरफ हो रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदू वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर एकजुट हो रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी के हाथ से मुसलमान वोट भी चला जाएगा और हिंदू वोट भी नहीं बचेगा तो उनकी कुर्सी संकट में आ जाएगी। ऐसे में ममता बनर्जी की टेंशन घटाने के लिए घटाने का मोर्चा उनके भतीजे और टीएमसी सांसद
अभिषेक बनर्जी ने संभाल लिया। अभिषेक बनर्जी ने बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर को मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स छोड़ने की नसीहत दी है। सुनिए अभिषेक बनर्जी की नसीहत और उस पर बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर का जवाब। आप मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, चर्च बनाइए, राजनीति छोड़ दीजिए। अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जनता की सेवा आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। वो राजनीति तो पूरा है। वो पहले जगन्नाथ मंदिर बनाया, तो अभिषेक को बोलना चाहते हैं जो आपको किसी के पहले ये सब छोड़ने दीजिए, ये सब छोड़ा नहीं, ये बाकी सब बात आपको मान लेंगे। कोई क्या हिंदू वोट पाने के लिए, क्योंकि अब आप बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, मुस्लिम वोट आपकी तरफ चला जाएगा, तो क्या हिंदू वोट पाने के लिए दुर्गा आंगन बनाया जा रहा है? तो जितना ही दुर्गा आंगन बनाए, जितना ही मंदिर बनाए, जितना ही वो दुर्गा पूजा में सहायता दे रही, वो अगले दिन चुनाव हारेगी हारेगी हारेगी। भाई अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि आप मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, चर्च बनाइए, पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए अगर यही सब करना है तो। बाबरी मस्जिद बनाने वाले को अगर बाबरी मस्जिद बनानी है, मुसलमानों के सहयोग से बनानी है, तो वो पॉलिटिक्स छोड़ दे। तो फिर ममता बनर्जी को भी बोलिए, वो भी तो कह रही है यहां मंदिर बनाऊंगी, वहां मंदिर बनाऊंगी। तो ममता बनर्जी को बोले अभिषेक बनर्जी कि आप भी पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, बाबरी मस्जिद बनाने वाला पॉलिटिक्स छोड़ दे। यही बंगाल के मुसलमानों को इस वक्त बीजेपी दिखा रही है कि देखो ये लोग कैसे मुसलमान से दूर जा रहे हैं। बंगाल के ओवैसी अगर मुसलमानों का वोट काट करके ममता बनर्जी को जबरदस्त झटका देने का प्रयास कर रहे हैं, तो उधर ममता बनर्जी को यह भी डर है कि कांग्रेस, लेफ्ट और दूसरी पार्टियों के हिंदू वोट बीजेपी खींच रही है। पिछले चुनाव के आंकड़े बता रहे हैं कि बंगाल का हिंदू वोट लगातार बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बीजेपी का दावा है कि पिछले साल के लोकसभा चुनाव में उसे बंगाल में करीब 69% हिंदू वोट मिले। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को 5 हिंदुओं में से केवल 1 हिंदू का वोट मिला, यानी करीब 17% हिंदू वोट। वहीं सीएसडीएस की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल में 57% हिंदू वोट मिले थे और 2014 में सिर्फ 21%। इस बार बंगाल चुनाव में बीजेपी का टारगेट है कि वो राज्य के 80% हिंदू वोटर से वोट डलवा सके, ताकि उसका हिंदू वोट बैंक 5% और बढ़कर 74% तक अगर पहुंच गया तो उसकी सीटें भी बढ़ जाएंगी। और इसके लिए बिहार चुनाव के बाद ही पीएम मोदी ने बंगाल प्लान पर एक्शन शुरू कर दिया। बीजेपी के तमाम बड़े नेता बंगाल में डेरा डाल चुके हैं और 3 दिन के दौरे पर बंगाल पहुंचे अमित शाह भी कह रहे हैं कि मंदिर पॉलिटिक्स शुरू करने में ममता बनर्जी ने बहुत देर कर दी। मंदिर और मस्जिद दोनों की राजनीति कौन कर रहा है? एक तृणमूल से निकले हुए एमएलए कर रहे हैं और एक तृणमूल कांग्रेस कर रही है। मैं तो भाई किसी भी कारण से मंदिर बनाते ही इसका स्वागत करता हूं, मगर बहुत देरी कर दी है उन्होंने। बीजेपी ने बंगाल पे पूरा जोर लगा दिया है बॉस। बंगाल में मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स में घिरी ममता बनर्जी की एक बड़ी मुसीबत बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी है। घुसपैठियों पर आज ममता बनर्जी से वो सवाल पूछे गए जो उन्हें चुनाव में बहुत भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी अक्सर कहती रहती है कि घुसपैठी अगर आ रहे हैं तो फिर कहां से आ रहे हैं, जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है, बीएसएफ तो मोदी शाह के पास है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। लेकिन आज ममता बनर्जी से अमित शाह ने उलटकर सवाल कर दिया कि कौन सरकार है जो बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जगह ही नहीं दे रही है। घुसपैठिया बंगाल के किसी गांव में घुसता है तो उस पर किसी तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? ममता सरकार क्या कर रही है, घुसपैठियों को वापस क्यों नहीं भेजती? अमित शाह ने यह भी सवाल पूछा कि बंगाल की तरह कश्मीर, असम, त्रिपुरा के बॉर्डर से घुसपैठ क्यों नहीं हो पाती, क्यों बंगाल में हो जाती है? यानी अमित शाह ने पूरा सवाल घुमा के ममता बनर्जी की टेबल की तरफ कर दिया कि आप बताइए बंगाल में यह कैसे हो रहा है। उन्होंने तो खुल के कहा भाई कि घुसपैठ के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे। बंगाल के लोगों को देखना होगा कि उनका हक घुसपैठियों को देना है या उन घुसपैठियों को बाहर करना है। सुनिए अमित शाह को। अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाना वाला है, क्योंकि न केवल ये बंगाल का अब मामला रहा है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इन सवालों पर घिरी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जवाब में पहलगाम हमले की बात करना शुरू कर दिया।
बांकुरा की एक रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी। पेट्रोपाल और अंडाल में जमीन किसकी सरकार ने दी? आगे ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी कह रही है कि घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से ही आते हैं। अगर ऐसा है तो पहलगाम हमला कैसे हुआ? दिल्ली में घटना के पीछे कौन था? यही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी हर चुनाव में सोनार बांग्ला का वादा करती है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली भाषी लोगों पर अत्याचार हो रहा है। बीजेपी के सवालों से ममता बनर्जी इतने गुस्से में आ गई कि उन्होंने बिना नाम लिए शकुनी मामा का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी इकट्ठा करने आया है, यह कह दिया। जैसे ही बंगाल में चुनाव आते हैं, दुशासन और दुर्योधन दिखने लगते हैं। सुनिए ममता बनर्जी कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। একজন দুঃশাসন এসছেন বাংলায়, ভোট আসলে দুর্যোধন আর দুঃশাসনরা আসেন, ওদের চোখে দেখবেন, দু চোখে দেখলেই আতঙ্ক হবে, এই বুঝি কিছু ক্ষতি করতে এলো রে, এলো রে, এলো রে, এলো রে, গেল রে, গেল রে, গেল রে। দুঃশাসন বাবু এসছেন, শকুনি মামার চেলা চামুন্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলে বেড়াচ্ছে বাংলায় নাকি 1.5 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে। কেন? देखिए ममता बनर्जी जिस तरह से भड़की हुई है ना, उससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं बंगाल में उनका मामला गड़बड़ हो रहा है। उनको भी लग रहा है, क्योंकि उधर ममता बनर्जी टेंशन में, इधर नरेंद्र मोदी बंगाल में ऐतिहासिक जीत के दावे ठोक रहे हैं। और यह दावा पिछले कुछ सालों में बंगाल में बीजेपी के बढ़ते जबरदस्त ग्राफ और कुछ सालों के चुनावी आंकड़ों से समझा जा सकता है। आप खुद देखिए कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 17% था और चुनाव में उसको 2 लोकसभा सीट आई थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 10% वोट मिले थे, 3 सीट आई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 17% से बढ़कर सीधा 41% चला गया और 18 लोकसभा सीटें आई। इसी तरह 2021 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 38% वोट शेयर के साथ 77 विधानसभा सीटें जीती। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 39% रहा और उसे 12 लोकसभा सीटों पर जीत मिली। यानी बीजेपी अब बंगाल में ऑलमोस्ट 40% वोट शेयर के आसपास आकर रुक गई। अगर हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ और ममता का वोट, जो मुसलमानों का एक मुश्त वोट मिलता था, वो टूट गया, बट गया, बिखर गया, तो बंगाल में इस बार खेला हो सकता है। इन्हीं आंकड़ों के दम पर पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी बंगाल में इस बार शानदार जीत के दावे कर रही है, अभी से जोर लगा रही है। बंगाल में मार्च अप्रैल में चुनाव होने हैं, अभी 3-4 महीना है, लेकिन ये लोग अभी से लग गए और कहा जा रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत खेला बचा है। बंगाल के सियासी हलचल की गूंज आज उस वक्त दिल्ली पहुंच गई जब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी अचानक पीएम मोदी से मिलने पहुंच गए। अधीर रंजन चौधरी को लेकर अटकलों का बाजार इसलिए गर्म हो गया है क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी कांग्रेस से नाराजगी के दावे किए जा चुके हैं और पिछले साल लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद उन्हें हाशिए पर बताया जा रहा है। टीएमसी ने बंगाल में इंडी गठबंधन टूटने के लिए अधीर रंजन चौधरी को ही वजह बताया था और चुनाव में हार के बाद अधीर रंजन चौधरी को बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया था। खुद पीएम मोदी ने भी संसद में चर्चा के दौरान तंज किया था कि कोलकाता से एक फोन कॉल पर उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। ऐसे में पीएम मोदी के साथ अधीर रंजन चौधरी की मुलाकात को लेकर कई तरह की अटकलें लगने लगी, जिन पर अधीर रंजन चौधरी को ही विराम लगाना पड़ा और उन्होंने बताया कि बंगाली प्रवासियों के मुद्दे पर उन्होंने मुलाकात का वक्त मांगा था, मुलाकात हो गई। सुनिए अधीर रंजन चौधरी। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को अपॉइंटमेंट मांगी और इत्तेफाक से मिल भी गए और चले भी गए। इसमें इधर उधर की कोई बात नहीं है भाई साहब, घुमा फिरा के कोई दर्शाने की कोई जरूरत नहीं है। तो बंगाल में अभी खेला और तेज होगा और यह भी मान के चलिए कि जब दिल्ली नरेंद्र मोदी ने जीत लिया, बंगाल बिहार जीत लिया, उसके पहले महाराष्ट्र हरियाणा जीत लिया, तो अब पूरा फोकस उस किले पर है जिसको बीजेपी चाहकर भी नहीं गिरा पा रही और वो है बंगाल का किला। पाठशाला में अब अगला चैप्टर जिसमें आपको दिखाऊंगा पुतिन पर हमला, चीन अलग अटैक की तैयारी में। भाई मोदी की मार से पाकिस्तान को बचाने वाला ही नहीं बचा क्या? रूस भयंकर गुस्से में है, 2 मुस्लिम देश आपस में भिड़ गए हैं। 2026 में भयंकर युद्ध का धमाका होने वाला है क्या? अब इसका चैप्टर।
2026 में मोदी पाकिस्तान के साथ क्या करने वाले हैं, इसे लेकर पाकिस्तान में भयंकर खौफ अभी से चल रहा है। लेकिन मुनीर के लिए नई आफत तब आ गई जब दुनिया में नए युद्ध के मोर्चे खुल गए। कैसे पाकिस्तान को मोदी का नया भारत मारेगा और कोई बचाने भी नहीं आएगा, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। क्योंकि आप देखिए कि 2025 में दुनिया ने कई युद्ध देखे, रूस यूक्रेन वाला तो चल ही रहा है, भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में गजब फोड़ा, इजराइल हमास की जंग हुई। लेकिन 2025 खत्म होने से पहले जंग का ऐसा ट्रेलर दिखा है जिसने 2026 में क्या होने वाला है इसकी झलक दिखा दी है। भाई साल 2025 खत्म होने से पहले पीएम मोदी के दोस्त पुतिन के घर पे हमला हो गया और हमले का शक यूक्रेन पर जताया जा रहा है। पीएम मोदी जो रूस यूक्रेन युद्ध को बातचीत से खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो भी हमले से हैरान रह गए भाई कि पुतिन के घर पे हमला हो गया। पीएम मोदी भी अपने दोस्त पुतिन के घर पर हुए हमले को लेकर टेंशन में। पुतिन के घर पर हमले के बाद रूस यूक्रेन युद्ध भयंकर मोड़ ले रहा है, जिससे ट्रंप अलग हैरान परेशान है। रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया पहले से ही परेशान थी, लेकिन 2026 तो और धमाकेदार होने वाला है। 2026 की शुरुआत में ही दुनिया में कई युद्ध भड़क सकते हैं। भाई आप देखिए, चीन ने ताइवान को 7 तरफ से घेर लिया है। ताइवान के पास चीन मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। चीन कभी भी ताइवान पर अटैक कर सकता है कहा जा रहा है। उधर 2 मुस्लिम देशों के बीच झड़प हो रही है। सऊदी अरब और यूएई के बीच तनाव बढ़ गया है। सऊदी अरब ने यूएई समर्थित गुट पर हमला कर दिया है। इधर पुतिन के पर हमले के बाद रूस अलग गुस्से में है। रूस के न्यूक्लियर हमले की आशंका बढ़ गई है। साथ ही 2026 में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा और भारत जो है वो पाकिस्तान को फोड़ेगा, पीओके लाएगा, ऐसी भी चर्चाएं हैं। यानी दुनिया में कई नई कॉन्फ्लिक्ट एरिया तैयार हो रहे हैं। कई देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है और 2026 में कई और युद्ध भड़क सकते हैं। इन युद्धों के बारे में आपको समझना होगा। भारत की भूमिका क्या होगी, पाकिस्तान पर क्या एक्शन होगा, दुनिया में जो नए युद्ध शुरू हो सकते हैं वो आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वो खबर जिसने दुनिया के होश उड़ा दिए। रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने की कोशिश के बीच ऐसा कांड हुआ जिससे न्यूक्लियर अटैक का खतरा बढ़ गया है। 29 दिसंबर यानी कल रात को रूस के राष्ट्रपति पुतिन के घर पर हमला कर दिया गया। इसकी पुष्टि खुद रूस ने की है। इस हमले में आरोप यूक्रेन पर लग रहा है। पुतिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक हैं और उनके घर पर हमला कोई छोटी घटना नहीं है। इस हमले के बाद रूस गुस्से से तिलमिला गया। वहीं ट्रंप अलग हैरान परेशान है कि यह क्या हो रहा है भाई। प्रधानमंत्री मोदी भी पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। पुतिन के घर पर हुए हमले का आरोप रूस ने यूक्रेन पर लगाया है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन ने रात में 91 लंबी दूरी के यूएवी से रूस के नोवगोराद इलाके में पुतिन के सरकारी आवास पर हमला किया। रूस के एयर डिफेंस ने सभी यूएवी को इंटरसेप्ट करके उन्हें नष्ट कर दिया। इस हमले में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हमले के बाद अब यूक्रेन पीस डील पर रूस दोबारा विचार करेगा। आपको पुतिन के घर की सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहा हूं। यह तस्वीर नोवगोराद इलाके में पुतिन के घर की है, जो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। इसी घर पर ड्रोन से हमला किया गया, जिसे नाकाम कर दिया गया। पुतिन के घर पर हमले से रूस भयंकर गुस्से में और इस हमले का जवाब रूस कैसे देगा, इसको लेकर दुनिया टेंशन में। पुतिन के घर पर हुए हमले से पीएम मोदी भी चिंतित है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच काफी अच्छे संबंध हैं। दोनों की दोस्ती पुरानी और गहरी है। हाल ही में जब पुतिन भारत आए थे तो पीएम मोदी के साथ उनकी कार में बैठक हुई थी। पुतिन के घर पर हुए हमले पर पीएम मोदी ने चिंता जताते हुए कहा कि रूस के राष्ट्रपति के घर हमले की खबरें बेहद चिंताजनक है। चल रहे राजनयिक प्रयास दुश्मनी को खत्म करने और शांति हासिल करने का सबसे कारगर तरीका है। हम सभी संबंधित पक्षों से आग्रह करते हैं कि वो इन कोशिशों पर ध्यान दें, ऐसे किसी भी प्रयास से बचें जो इसे कमजोर कर सकते हैं। पुतिन के घर पर हुए हमले के बाद यूक्रेन में भी खौफ का माहौल है। यूक्रेन को भी रूस के बदले का डर सता रहा है, इसलिए यूक्रेन ने फौरन इस हमले से पल्ला झाड़ लिया। यूक्रेन ने पुतिन के घर पर हुए हमले पर कहा कि रूस के आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। रूस इस तरह के झूठ पहले भी बोलता रहा है। इस हमले का मकसद क्रेमलिन को यूक्रेन पर हमले जारी रखने का बहाना देना है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस पहले ही कीव में सरकारी इमारतों को निशाना बनाता रहा है। यह बहुत जरूरी है कि अब दुनिया चुप न रहे। हम रूस को स्थायी शांति हासिल करने के काम को कमजोर नहीं करने दे सकते। यानी ज़ेलेंस्की ने उल्टा रूस पर डाल दिया कि लोग झूठे बोल रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने पुतिन के घर हमले को रूस की साजिश बता दिया। उधर पुतिन के घर हुए हमले से ट्रंप भड़के हुए हैं। ट्रंप ने कहा कि पुतिन के घर पर हमले की जानकारी खुद पुतिन से उनको मिली है और इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। ये सब करने का ये सही समय नहीं है। यानी ट्रंप को भी आग लग गई कि क्या ये यार यूक्रेन, हम यहां युद्ध रुकवाने की बात कर रहे हैं, ये उधर पुतिन के घर पे हमले कर रहा है।
अमेरिका के ही दम पर जेलेंस्की इतने दिनों से रूस से जंग लड़ रहे हैं। सुनिए ट्रंप ने पुतिन के घर पर अटैक को लेकर क्या कह दिया है। President Putin told me about it. Early in the morning, he said he was attacked. That's no good. It's no But good. Russian officials Don't forget, the tomahawks. I stopped the tomahawks. I didn't want that. Because we're talking about, it's a delicate period of time. But This is not the right time. It's one thing to be offensive, because they're offensive. It's another thing to attack his house. It's not the right time to do any of that. पुतिन वो नेता नहीं है जो इस तरह के हमले भूल जाए, और यही वो बात है जिससे दुनिया परेशान है। एक बात तो तय है कि पुतिन इस हमले का बदला जरूर लेंगे, और वो किस तरह का होगा इसके बारे में अभी से चर्चाएं शुरू हो गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुतिन के घर हमले से न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकती है। यह हमला रूस के न्यूक्लियर कमांड सेंटर पर हमला था। पुतिन के घर में खास कम्युनिकेशन नोड्स होते हैं जिससे वो परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। हमले के बाद रूस अब न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। इस हमले से शांति वार्ता खटाई में पड़ सकती है, जिसके बाद दुनिया भर में लड़ाइयां शुरू हो सकती हैं। पुतिन के घर पर हमला चाहे यूक्रेन ने किया या किसी और ने किया, एक बात तो तय है कि अब पुतिन को रोकना बहुत मुश्किल होगा। पुतिन ने रूस के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। अगर पुतिन परमाणु हमला करते हैं तो उस पर अमेरिका भी रिएक्ट करेगा। अमेरिका की एयरफोर्स के खिलाफ पुतिन ने सबसे लेटेस्ट S-500 एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। आप देखिए कि S-500 सबसे ताकतवर और बेहद खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे 5th जनरेशन फाइटर जेट और हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है। S-500 अमेरिका के स्टील्थ जेट F-22, F-35 और बैलिस्टिक मिसाइलों को भी गिरा सकता है। S-500 अपने टारगेट को 600 किलोमीटर पहले एंगेज कर लेता है और 500 किलोमीटर पहले मार गिराता है। यानी पुतिन ने रूस का एयर डिफेंस एकदम अभेद्य बना दिया है, जिसके बाद पुतिन अब कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन कहां तो रूस यूक्रेन युद्ध रोकने की बातें हो रही थी और कहां अब यह युद्ध और भड़कता दिख रहा है। इसी बीच नई आफत है कि यूक्रेन युद्ध तो रुक नहीं रहा, दूसरे युद्धों की आहट आ गई है। नए वॉर फ्रंट खुल रहे हैं। इसमें नया वॉर फ्रंट है चीन और ताइवान का। चीन और ताइवान के बीच पुरानी लड़ाई है। ताइवान खुद को अलग देश बताता है। चीन का कहना है कि अरे ताइवान तो उसका हिस्सा है। लंबे समय से दोनों के बीच संघर्ष होता रहा है, लेकिन अब आशंका जताई जा रही है कि चीन नए साल यानी 2026 में ताइवान पर अटैक कर देगा। चीन की सेना ने ताइवान को घेर के सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। चीन की यह मिलिट्री एक्सरसाइज ड्रिल ताइवान को चारों तरफ से घेर के हो रही है। ताइवान चारों तरफ से समुद्र में घिरा हुआ है और उसी समुद्र में चीन की जो सेना है वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। चीन ने ताइवान को जिस तरह से घेर लिया है, उस तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज चीन ने पहले कभी नहीं की। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि चीन इस बार युद्ध करके ही मानेगा। चीन ने खुद इसका वीडियो जारी किया। ये तस्वीरें चीन ने जारी की हैं। इसमें चीन की सेना मिलिट्री एक्सरसाइज करते हुए दिख रही है। खास बात यह है कि चीन इस एक्सरसाइज में ड्रोन, ह्यूमनॉइड और रोबोट्स का जमकर इस्तेमाल कर रहा है, यह भी कहा जा रहा है। कुछ हालांकि AI जनरेटेड वीडियोस भी लग रहे हैं। यह नेक्स्ट लेवल वॉर एक्सरसाइज की तरह है। आप देखिए कि चीन ने इसके लिए कितनी फोर्स उतारी हुई है। चीन के इस सैन्य अभ्यास का नाम जस्टिस मिशन 2025 है। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और रॉकेट फोर्स शामिल है। वॉरशिप, फाइटर जेट, बॉम्बर मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। समुद्री और हवाई टारगेट को निशाना बनाने का अभ्यास किया जा रहा है। बंदरगाहों की नाकाबंदी कर दी गई है। बाहरी दखल को रोकने का भी अभ्यास हो रहा है। चीन जस्टिस मिशन 2025 में अपनी पूरी ताकत दिखा रहा है। चीन के इरादे बहुत खतरनाक लग रहे हैं। चीन की इस मिलिट्री ड्रिल से ट्रंप भी हैरान है। हालांकि ट्रंप का कहना है कि जिनपिंग के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और जिनपिंग ताइवान पर हमला नहीं करेंगे। Well, I have a great relationship with President Xi, and he hasn't told me anything about it. I certainly have seen it, but he hasn't told me anything about it, and I don't believe he's going to be doing it. No, nothing worries me. Nothing. इनको आजकल कोई कुछ बताता है। पुतिन के घर पे हमला हो गया, इनको बता के हुआ था क्या? चीन इनको बता के करेगा कि मैं ताइवान को ठोकने जा रहा हूं। चीन ने किस तरह से ताइवान की घेराबंदी की है आपको देखना चाहिए। यह मैप देखिए, इसमें ताइवान को के चारों तरफ से चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज होती दिख रही है। ये वो जोन है जो चीन ने बनाया है। लाल रंग वाले जो आप जोन देख रहे हैं, आप देखिए ना, 7 जोन है। लाल रंग वाले जोन में चीन की सेना एक्सरसाइज कर रही है। हल्के नारंगी रंग वाले जोन को चीन ने वार्निंग जोन घोषित कर रखा है और यह सब ताइवान की एयर डिफेंस लाइन के अंदर हो रहा है। यानी चीन की सेना ताइवान के एयर डिफेंस रेंज के अंदर घुसकर लाइव फायर ड्रिल और कॉम्बैट एक्सरसाइज कर रही है। और अब आप बताइए
ये हड़काने जैसा नहीं है कि आप पूरे चारों तरफ से घेर लिए, 7 जोन बना दिए, अब वहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं, दूसरी जगह नहीं कर सकते थे। अगर चीन ताकतवर है और अपनी ताकत दिखा रहा है, ताइवान कम है। ताइवान भले ही चीन के मुकाबले बहुत छोटा है, लेकिन चीन के जवाब में ताइवान ने भी कमर कस ली है। चीन की कार्रवाई के जवाब में ताइवान ने भी काउंटर कॉम्बैट एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है, अलर्ट पर है, शॉर्ट नोटिस पर पलटवार करने के लिए तैयार है। वहीं चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज पर ताइवान ने कहा कि चीन उकसावे वाली हरकतें कर रहा है, ताइवान किसी के दबाव में न आने वाला। चीन ने ताइवान की घेराबंदी कर दी है, पूरा फोकस उसका ताइवान पर है और इसी बात से पाकिस्तान की हालत खराब हो रही है। भाई, पाकिस्तान अभी तक ऑपरेशन सिंदूर में हुई पिटाई को भूला थोड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी। अब यह अलग बात है कि चाइनीज हथियारों के बाद भी पाकिस्तान बुरी तरह से पिटा। अब चीन ने अगर अपना नया फ्रंट खोल लिया, वो ताइवान के खिलाफ अग्रेसिव हो रहा है, चीन की सेना भी ताइवान को घेर रही है और अगर वहां युद्ध हो गया तो मुनीर और शहबाज को डर सता रहा है कि अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 एक्टिवेट करेगा तो पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि पीएम मोदी कह चुके कि ऑपरेशन सिंदूर तो स्थगित है, बंद तो हुआ नहीं। यानी भारत 2026 में कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू कर देगा, इसको लेकर पूरी आशंका है। भारत के टारगेट पर पीओके और वहां के आतंकी ठिकाने हैं। पाकिस्तान को डर है कि भारत कहीं पीओके पर हमला न कर दे। ताइवान में उलझा चीन भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाएगा। अच्छा, मुनीर और शहबाज का सबसे बड़ा डर यह है कि अगर चीन ने मदद नहीं की तो क्या होगा। मुनीर तो पहले से इतना डरा हुआ है कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूम रहा है। शहबाज भी अपने लिए बंकर का इंतजाम कर चुके होंगे, क्योंकि भाई राष्ट्रपति वहां के कहते हैं कि बंकर में छुपने की नौबत आ गई थी जब पार्ट 1 हुआ था। अच्छा, पाकिस्तान के लिए आफत सिर्फ यह नहीं कि इस समय चीन उलझा हुआ है। पाकिस्तान के लिए आफत यह है कि जिन अमीर मुस्लिम देशों के पास भिखमंगा पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांगने जाता है, वो अमीर मुस्लिम देश भी आपस में भिड़ रहे हैं। इस वक्त 2 मुस्लिम देश सऊदी अरब और यूएई आपस में भिड़ गए और इनके बीच में पाकिस्तान पिस रहा है। पाकिस्तान की मुश्किल बताऊंगा, लेकिन पहले सऊदी अरब और यूएई के बीच लड़ाई क्यों है वो समझिए। 2026 में जो नए युद्ध भड़क सकते हैं उसमें सऊदी अरब और यूएई की लड़ाई भी हो सकती है। सऊदी अरब ने यमन में यूएई के समर्थन वाले गुट के हथियारों की खेप पर हमला कर दिया। सऊदी अरब ने जो हमला किया, ये उसकी सैटेलाइट तस्वीरें हैं। इसमें एक बंदरगाह है, इसमें एक बंदरगाह पर शिप से कुछ गाड़ियां उतर रही हैं। सऊदी अरब का आरोप है कि शिप में हथियारों की खेप आई थी, जिसे उसने बम से उड़ा दिया। सऊदी अरब ने यह हमला यमन के मुकल्ला में किया, जो एक पोर्ट सिटी है। हमले के बाद वहां तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। सऊदी अरब और यूएई के बीच टकराव की वजह यमन है। यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब लगातार कार्रवाई कर रहा है। यमन में हूती विद्रोहियों का एक गुट सर्दर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी, जिसे यूएई का समर्थन है। सऊदी अरब का कहना है कि एसटीसी के लिए यूएई ने हथियार भेजे थे, जो सऊदी अरब के लिए खतरा है। इस वजह से सऊदी अरब ने हथियारों की खेप पर हमला कर दिया। इसी के साथ सऊदी अरब ने यूएई को 24 घंटे के अंदर यमन से अपने सैनिकों को हटाने की चेतावनी भी दे दी। वहीं यूएई ने कहा कि जिस खेप पर हमला किया गया उसमें तो उसका हथियार ही नहीं था। इसके बाद दोनों के बीच तनाव बढ़ गया है कि काहे फोड़ दिए जब मेरा हथियार नहीं था। वो कह रहा तुम अपना सैनिक हटाओ। सऊदी अरब और यूएई के बीच जंग जैसे हालात पर पाकिस्तान फंस गया, क्योंकि दोनों ही मुस्लिम देश हैं। पाकिस्तान इन दोनों से भीख मांगता है। अब मुनीर एंड गैंग के सामने दिक्कत यह है कि वो समर्थन किसका करेगा। सऊदी अरब का करेगा तो यूएई बुरा मान जाएगा, यूएई का करेगा तो सऊदी अरब नाराज हो जाएगा। यानी आप देखिए कि एक तरफ पुतिन भयंकर गुस्से में है, चीन ताइवान के बीच कभी भी कुछ भी हो सकता है, 2 मुस्लिम देश आपस में भिड़ रहे हैं। यानी नए साल में धमाकों की पूरी रेसिपी तैयार हो चुकी है। इधर एक और मुस्लिम देश ईरान में भयंकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पाकिस्तान के पड़ोस में ईरान की इस्लामिक सरकार के खिलाफ लाखों लोग सड़क पर उतर आए हैं। ईरान में सालों बाद इस तरह की भीड़ सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी है। ईरान में खमेनेई को सत्ता से हटाने की मांग हो रही है। ईरान का जेन जी भी इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इन सब का कहना है कि खमेनेई की नीतियों की वजह से ईरान की इकोनॉमी डूब रही है। ईरान में महंगाई दर 42% से ज्यादा है। खाने पीने की रोजमर्रा की चीजें महंगी हो रही हैं। लोगों में इस कदर गुस्सा है कि वो पुलिस के लाठीचार्ज के बाद भी पीछे नहीं हट रहे। पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है। गुस्साई भीड़ उसके बाद भी नारेबाजी कर रही है। कुल मिलाकर ईरान में पब्लिक ने सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी। तो भैया दुनिया में 2026 में बहुत उठापटक होगी ऐसा लग रहा है। लेकिन भैया उठापटक तो सोने और चांदी के दाम में भी हो रही है। अगला चैप्टर देखिए, ऐसा क्या हुआ कि सोना चांदी दोनों के रेट गजब गिरने लगे हैं। 2026 में और कीमत गिरेगी क्या?
गोल्ड, चांदी या शेयर मार्केट 2026 में कौन करोड़पति बनाएगा, क्या खबर आ रही है अब इसका चैप्टर। सोने और चांदी के दाम ने इस साल रिकॉर्ड बना दिए और उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अब कई लोगों को लग रहा है कि उनकी गाड़ी छूट गई, सोच रहे हैं काश जब रेट कम था तब खरीद लिया होता। सोने और चांदी के दाम अभी तक रॉकेट बने हुए थे, लेकिन साल खत्म होते होते सोने और चांदी ने ऐसा गोता लगाया कि लोगों के होश उड़ रहे हैं। सोना चांदी का जो दाम ऑल टाइम हाई होने का रिकॉर्ड तोड़ रहा था, वो साल के आखिरी दिनों में धड़ाम हो गया है। चांदी में बड़ा निवेश करने वालों को तो बहुत बड़ा झटका लगते लगते बचा। एक दिन में चांदी के दाम ने ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन चंद ही घंटों में सबसे ज्यादा गिरने का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। भाई 29 दिसंबर को सोने का रेट 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया था, लेकिन कुछ ही घंटे में 6,000 गिर गया और 1,34,000 पे आ गया। 29 दिसंबर को चांदी ने 2,54,000 का ऑल टाइम हाई का लेवल छुआ, लेकिन भाई साहब कुछ ही देर बाद 31,500 रुपया रेट गिर गया और 2,22,000 पे आ गया प्रति किलो। सोने और चांदी के रेट में गिरावट का यह दौर आज भी जारी रहा। सोना करीब 2,500 रुपए आज गिर गया, चांदी में भी करीब 4,000 रुपए की गिरावट आई। अब पब्लिक पैनिक में कि जिसको देखो वही सोना चांदी खरीद रहा था, अब कल ये तो गिरे जा रहे हैं। चांदी के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट देखी गई। जिन लोगों ने सोने चांदी में मोटा इन्वेस्ट कर रखा था उन्हें अब बेचैनी हो रही है कि लेवल आया, ये 2026 में क्या होगा, पैसा जाने वाला है क्या। सोने और चांदी के दाम में जो गिरावट आई है उसके बाद वो लोग सोच में पड़ गए हैं जो लोग 2026 में सोना और चांदी में निवेश करने की सोच रहे हैं। अभी तक कहा जा रहा था कि सोने के दाम तो 1.5 लाख पहुंच जाएंगे, चांदी खरीदने वाला तो एकदम माला माल हो जाएगा। सोने और चांदी में अभी जिसने पैसा नहीं लगाया वो हाथ मलता रह जाएगा, ऐसी बातें हो रही थी। लेकिन बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट और रिपोर्ट जो कह रहे थे वो तो 2025 में ही फेल हो गया। सोने और चांदी की कीमतों में अचानक क्यों गिरावट आई है पहले वो समझ लीजिए। एक्सपर्ट्स की माने तो इस गिरावट की मुख्य वजह इन्वेस्टर्स की तरफ से की गई भारी मुनाफा वसूली को माना जा रहा है। बाजार में लंबे समय से जारी तेजी के बाद जैसे ही कीमतों ने एक खास स्तर को पार किया, बड़े इन्वेस्टर्स ने मार्केट से अपना मुनाफा निकालना शुरू कर दिया। भाई रिकॉर्ड चढ़ा तो लोगों ने कहा बेचो, यही सही समय है, निकाल लो पैसा। अब उन्होंने बेचना शुरू किया तो गिर गया धप से दाम। इसके अलावा चीन की नई नीतियां भी दाम में गिरावट का कारण मानी जा रही हैं। चीन 1 जनवरी से चांदी के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगाने जा रहा है। इसके लिए एक सरकारी लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू की जा रही है। चीन के इस फैसले से दुनिया भर में चांदी की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। कीमतों में आई इस गिरावट के पीछे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते समीकरण भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए समझौते पर बातचीत आगे बढ़ चुकी है। युद्ध खत्म होने की खबर से सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने और चांदी की मांग में कमी आई। इसके साथ ही अमेरिका के CME ग्रुप ने चांदी के कारोबार के लिए मार्जिन की सीमा $20,000 से बढ़ाकर $25,000 कर दी। इस फैसले के चलते ट्रेडर्स के लिए चांदी में दांव लगाना महंगा हो गया। यानी दुनिया में जो स्थिति बन रही है उसके बाद लोगों के मन में सवाल है कि क्या अभी भी सोना चांदी खरीदना है या हो गया इनका काम अब ना खरीदना। 2026 में दाम गिरेंगे कि बढ़ेंगे। अमेरिका के फाइनेंशियल सर्विसेज के एक्सपर्ट्स ने तो सोने चांदी के दाम में आई तेजी को लेकर चेतावनी भी दी थी। उनका कहना था कि सोने चांदी के दाम की यह रफ्तार अब पैराबोलिक स्टेज में पहुंच चुकी है। पैराबोलिक स्टेज का मतलब होता है कि कीमतें बहुत कम समय में असामान्य और लगभग सीधी रेखा में ऊपर भागने लगती हैं। पैराबोलिक स्टेज का अंत सिर्फ एक ही तरह से होता है, बराबर और उल्टी दिशा की तेज प्रक्रिया के साथ। मतलब इससे ऊपर गया और इससे नीचे आएगा। यानी जो पैटर्न दाम बढ़ने में दिखा वही हाल दाम गिरने पर भी हो सकता है। साल के आखिर में सोने और चांदी के दाम ने बड़े इन्वेस्टर्स को भी झटका दे दिया। जो लोग सोना और चांदी में इन्वेस्ट करके कमा रहे हैं उन्हें भी दाम के घटने का अंदाजा नहीं था इस तरह से। हालांकि इसके बाद भी कहा जा रहा है कि यह नुकसान का सौदा नहीं है, क्योंकि मार्केट का पैटर्न और डिमांड सप्लाई की गणित तो कुछ और ही कह रहा है। सोने और चांदी के मार्केट को समझने वाले एक्सपर्ट्स तो अभी भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। उनकी माने तो सोने और चांदी की डिमांड में अभी भी तेजी है, जिसके आगे भी बने रहने का अनुमान है। ऐसे में 1 किलो चांदी के दाम अगले 1 साल में 2,75,000 रुपए तक जा सकते हैं, यह अभी भी एक्सपर्ट्स को लग रहा है। जबकि सोने के दाम अगले साल में 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार जा सकता है। सोने में निवेश करने को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है। जब भी दुनिया में युद्ध या कोई और क्राइसिस आता है तब गोल्ड सिल्वर की तरफ लोग भागते हैं। लोग सोना और चांदी जैसी सुरक्षित एसेट्स में निवेश करना चाहते हैं। इससे सोना और चांदी की मांग बढ़ती है, फिर कीमत बढ़ जाती है।
इससे पहले के आर्थिक संकट के दौर में सोने की कीमतों में 20 से 50% तक की बढ़त देखी गई थी। अगर 2026 में कोई बड़ा आर्थिक संकट आता है तो एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि सोने की कीमत में 25% से 40% की और तेजी आएगी। ऐसे में 10 ग्राम सोने की कीमत आने वाली दिवाली तक अनुमान है एक्सपर्ट्स का कि 1,62,000 से 1,82,000 रुपए के बीच पहुंच सकती है, लेकिन यह सिर्फ अनुमान है। पिछले एक साल के सोने के रेट आप देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। भाई 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,000 रुपए का था भाई, और आज की डेट में 30 दिसंबर को यही सोना 1,34,000 रुपए का हो गया। इस साल अब तक सोने की कीमत 58,000 रुपए यानी 76% बढ़ चुकी है। चांदी के दाम ने तो अलग ही चौंका रखा है। 31 दिसंबर 2024 को 1 किलो चांदी की कीमत 86,000 रुपए थी। भाई साहब ये 2,31,000 पे पहुंच गई, यानी एक साल में चांदी का भाव 1,45,000 रुपए बढ़कर यहां पहुंचा, यानी 169% का ग्रोथ। आप सोना चांदी और शेयर मार्केट से मिले रिटर्न को देखें तो कोई तुलना ही नहीं। पिछले एक साल में चांदी से 140 से 165% का रिटर्न आया है। सोने में जिसने निवेश किया उसको 75 से 80% का रिटर्न मिला है, जबकि निफ्टी 50 में 8 से 10% का रिटर्न आया बॉस। यानी 2025 में शेयर मार्केट को छोड़कर चांदी में निवेश करना ज्यादा फायदे का सौदा रहा, और अगर यही पैटर्न रहा तो 2026 में भी चांदी आपको मालामाल कर सकती है। सोने और चांदी के दामों में पिछले एक साल में जो बढ़ोतरी हुई है वो एकदम से हो। सोने के दाम पिछले एक साल में क्यों रॉकेट बन गए वो भी आपको बताता हूं। अमेरिका में ब्याज दर घटाने से डॉलर कमजोर हुआ, सोने की होल्डिंग कॉस्ट कम हुई, इसकी वजह से लोग सोना खरीदने लगे। रूस यूक्रेन युद्ध और दुनिया में तनाव बढ़ने से निवेशक सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मानकर खरीदने लगे। चीन जैसे देश अपने रिजर्व बैंक में सोना भरने लगे। साल भर में 900 टन से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, इसलिए दाम ऊपर चला गया। चांदी के दाम इसलिए बढ़े क्योंकि चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं रही, यह जरूरी कच्चा माल बन गई। सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी के प्रोडक्शन में चांदी की भारी डिमांड है। अमेरिकी कंपनियां चांदी का भारी स्टॉक जमा कर रही हैं, जिससे ग्लोबल सप्लाई में कमी से कीमत ऊपर चढ़ गई। प्रोडक्शन रुकने के डर से सभी पहले से चांदी खरीद रहे हैं, इसी वजह से आने वाले महीनों में भी तेजी बनी रहने का अनुमान है। तो सोना चांदी ने 2025 के जाते जाते डाइव तो लगाया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है ये फिर ऊपर जाएंगे। पर आप निवेश सोच समझ के कीजिए।